हेलो, वेलकम टू ई स्टडी क्लासेस। मैं हूँ त्याससिल और मैं आ चुकी हूँ आज क्लास यहाँ पे जो आप लोगों का क्लास 10 है, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, एक मास्टर वीडियो को लेके। सबसे पहले ये वीडियो क्या है समझते हैं। ये वीडियो हिस्ट्री के, आप लोगों का जो हिस्ट्री है उसके 8 चैप्टर्स में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, ये सूचना है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इस चैनल में जो अदर सब्जेक्ट हैं लाइक साइंस, मैथ, इसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ के सॉल्यूशन के वीडियोस भी मिल जाएंगे। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस आते हैं आप लोगों के सामने, वो वीडियोस एनालिसिस होते हैं। अब किस तरह से एनालिसिस करते हैं हम लोग, देखिए एनालिसिस मॉडल पेपर जो आप लोगों के बोर्ड से जारी किया जाता है, आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहता है, आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न हम लोग देखते हैं। इस तरह हम लोग हर एक वीडियो को एनालिसिस के तहत ही बनाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप लोगों को अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। और एक बार मैं कहूँगी, इसी वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 8 चैप्टर्स, आप लोगों के हिस्ट्री में 8 चैप्टर्स अवेलेबल हैं, 8 चैप्टर्स को एक एक करके देखेंगे। हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट 17 से 18 ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट किए हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं पता, आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोगों के ऊपर है। तो अगर हर एक चैप्टर से 17-18 क्वेश्चन लिए जाते हैं तो यानी जो 125, लगभग 125 और 130 जो सबसे रैंकिंग क्वेश्चन है उसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे इसी वीडियो से। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप लोगों का अध्याय नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, अध्याय नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि मारियन किस देश के राष्ट्रवादी प्रतीक थी, राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। कौन? मारियन। तो मारियन जो थी वो फ्रांस की एक राष्ट्रवादी प्रतीक के रूप में उभरी थी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट सा वीडियो बनाया था, मारियन और जर्मनिया कौन थी। और आप लोगों को पता होगा जर्मनिया जो थी वो जर्मन राष्ट्र की एक राष्ट्रवादी प्रतीक थी। कौन? जर्मनिया। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मारियन किस राष्ट्र की प्रतीक थी? तो फ्रांस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए यानी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो निरंकुश राजतंत्र जैसा शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, जैसे गणतंत्र हमारे देश में लोकतंत्र शासन स्थापित है, तो उस समय जब क्रांति हुई थी 1830 में, तब वहाँ पे निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था। ठीक है, अब चलिए एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ था, 1688 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। किसकी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी सेडाओ युद्ध में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जिस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को नहीं पता, आप लोग एक जगह नोट डाउन करते जाइए और रोज एक बार करके रीड मारते जाइए, तो आप लोगों का दिमाग में बैठ जाएगा। जब आप लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे और वो सेम ऑप्शन को आप लोगों के माइंड में जब आएगा तो आप लोगों को खुद ब खुद याद आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तभी।
क्वेश्चन नंबर 5 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडान युद्ध के बाद। मैं क्वेश्चन को बार बार इसीलिए दोहरा रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की। बिल्कुल याद रखिए, नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो प्रसा ने जोल्वेराइन की स्थापना की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैंग्यार थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा चुका है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की। मैंने भी क्विज किया था तो काफ़ी सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था। तो यंग यूरोप की स्थापना मेज़नी ने की थी। यंग यूरोप की स्थापना मेज़नी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय हुई थी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गैरिबल्डी पेशे से क्या था? अब देखिए, गैरिबल्डी के ऊपर ना टिप्पणी लिखने के लिए भी कहा जाता है, ठीक है। टिप्पणी लिखने के लिए भी कहा जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि गैरिबल्डी क्या था, उसका पेशा क्या था, उसने क्या क्या किया हुआ था। लगभग 6-7 लाइन का नोट बना लीजिए और उसको ध्यान में रखिए। तो गैरिबल्डी पेशे से क्या था? गैरिबल्डी पेशे से एक नाविक था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12, काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर उन्हें नियुक्ति मिली थी विक्टर एम्यूनल के द्वारा काउंट काबूर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, समझिए, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बूबो द्वारा। किसके द्वारा? बूबो द्वारा। बूबो द्वारा इसकी पुनर्स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क। तो आप लोगों को नेपोलियन तृतीय और नेपोलियन बोनापार्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान से उन्हें काफ़ी प्रेरणा स्रोत मिली थी। कहाँ से मिली थी? तो उनके देश के, उनके राष्ट्र के साहित्य से यूरोप वासियों को काफ़ी प्रेरणा मिली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो अगर आप लोगों को मैप की जानकारी होगी तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि इटली और जर्मनी अभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप के अंतर्गत ही अभी आते हैं इटली और
जर्मनी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का अध्याय नंबर 1 का सारे इम्पॉर्टेंट जो रैंक करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे जा सकते हैं, वैसे हमने 15 से 17 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को नोट बना लेना है, नोट बना लीजिए, एक पेज में रफ नोट बना लीजिए, रोजाना देखा कीजिए, एक बार करके रीड किया कीजिए। अभी एग्जाम में टाइम है, अगर आप लोग रोजाना एक बार करके रीड करते हैं तो आप लोगों के माइंड में जो है वो आसानी से बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति, यानी रूस की जो क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, लोगों में तभी क्या क्या भावनाएं उत्पन्न हुई, क्रांति की भावना कहाँ से आई, किस प्रकार से प्रारंभ हुई, समाजवाद साम्यवाद जैसे विचार लोगों के मन में कैसे उभरे, ये सब आप लोगों ने इस चैप्टर में, इस अध्याय नंबर 2 में पढ़ा होगा, समझा होगा। ठीक है, रूस की क्रांति बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक है, जर्मनी का एकीकरण, रूस की क्रांति, इसके ऊपर भी टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में कौन सी भूमिकाएं महत्वपूर्ण थी, रूस की क्रांति के शुरुआती दिनों का वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव की तरह। चलिए अभी तो हम लोग फिलहाल ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया, तो अप्रैल थीसिस जो है वो लेनिन ने तैयार किया। इस चैप्टर में आपने नोटिस किया होगा लेनिन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेनिन वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेनिन जो है ये बहुत ही कवर करता है ये वाला चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 2, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे, तो माँ उपन्यास के लेखक गोडकी थे। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे, गोडकी थे। क्वेश्चन नंबर 3, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन कारण यानी सबसे महत्वपूर्ण कारण, रूस की क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण या जिम्मेदार किसे ठहराया गया था, किस कारण को, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग कि हुआ क्या था जब प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो गई थी, तो वहाँ के नागरिकों को लगने लगा कि एक तो हमारे जान माल की हानि भी पहुँची, इतना संसाधन हमारा व्यर्थ गया, बर्बाद गया, लेकिन फिर भी हमारी ही पराजय हुई। रूस के नागरिकों को ऐसा लग रहा था और तभी उनके मन में समाजवाद, साम्यवाद, आज़ादी जैसे विचार जो हैं वो पनपने लगे और उन्होंने क्रांति का एक दौर छेड़ दिया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जब पराजय हुई तभी 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण ये चीज़ हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि रूस में नई आर्थिक नीति NEP की शुरुआत किसने की, तो किसने की, लेनिन ने की। क्वेश्चन नंबर 5, चेक क्या था, तो चेक क्या था, चेक एक प्रकार का पुलिस दस्ता था। चेक क्या था, एक प्रकार का पुलिस दस्ता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई थी, प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई थी, तो लंदन में हुई थी। ठीक है, लंदन में हुई थी प्रथम इंटरनेशनल बैठक। क्वेश्चन नंबर 7, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 में पहली रूसी क्रांति, ये भी याद हो चुका होगा आप लोगों को कि पहली रूसी क्रांति 1917 में हुई थी और उसे किस नाम से जाना जाता है, तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1917 की पहली रूस में जो क्रांति हुई थी उसको फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, किसने किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेनिन ने। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, किस जार का शासन था। जार यानी जार हम लोग राजा को, शासक को, सम्राट को कहते हैं। तो
किस राजा का साम्राज्य था, या फिर हम लोग कह सकते हैं किस राजा का शासन था 1917 की रूसी क्रांति के दौरान? तो निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो थे वो कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 11, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। रूस में सबसे पहले क्रांति माना जाता है। जो रूस की क्रांति हुई, फिर दूसरे देशों में भी क्रांति की भावना जो थी वो रूस से ही उन्होंने, रूस के लोगों से ही समझी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि रूस में जार का जो अर्थ होता है वो सम्राट या शासक से होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 13, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस यानी युद्ध और शांति। युद्ध और शांति के लेखक या रचनाकार कौन थे? किसकी रचना है वॉर एंड पीस? तो ऑप्शन में क्या क्या है? कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की और एंजेलिस। तो किसकी रचना है ये? टॉल्स्टॉय की रचना है ये वॉर एंड पीस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। काफ़ी प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। अगर आप लोग बाद में जाके आर्ट्स लेते हैं 10th के बाद, तो इसके ऊपर आप लोगों को, बोल्शेविक क्रांति के ऊपर गहराई से आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। तो अध्याय नंबर 2 में हम लोगों ने टोटल 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि हमेशा पूछे जाते आए हैं, इम्पॉर्टेंट है, रैंक करते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, एक एक चैप्टर करके पूरे बुक को कवर करने वाले हैं। बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जुड़े रहिए। कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। वहाँ भी कुछ दिक्कत होता है तो आप लोग इंस्टा में जाके वीडियोस कह सकते हैं दीदी आप ये वाला वीडियो का लिंक भेज दीजिए, मैं लिंक अवेलेबल करवा दूंगी। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं अध्याय नंबर 3, इंडो चाइना में उपनिवेश राष्ट्रवाद। ठीक है, तो देखिए मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो आप लोगों का अध्याय नंबर 3 है ना, सबसे बेस्ट चैप्टर लगेगा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने ऑलमोस्ट 5-6 चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे हिस्ट्री के अभी तक, तो सबसे बेस्ट आप लोगों को अध्याय नंबर 3 लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों को है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन तीनों को मिलाकर इंडो चाइना के नाम से जाना जाता था वो क्षेत्र। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, आई थिंक एंड आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा है चैप्टर, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लियांग कीचाओ कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सवाल, लियांग कीचाओ कौन था? तो लियांग कीचाओ देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। चीनी सुधारक तो नहीं, जापानी दार्शनिक तो नहीं, वियतनामी क्रांतिकारी तो नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन्ह थे। हो ची मिन्ह, ये जो आप लोगों को यहाँ पे कुछ नाम देखने को मिलेगा ना इस चैप्टर में, लाइक हो ची मिन्ह, न्यूएन आन्हा, राजपूत से, हुइन फूसो, तो ये वाले कुछ जो नाम है थोड़े से अजीब लग सकते हैं आप लोगों को, लेकिन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन्ह। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा माफ़ी चाहूँगी।
तो क्वेश्चन नंबर 3, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि इस बुक को किसने लिखा था, इस बुक को किसने लिखा था, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। तो इस बुक के लेखक थे फान बोई चाओ। इसको भी मैंने क्विज में डाला हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों ने ना बहुत अच्छा जवाब दिया था कि कब लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था उसमें। तो जितने भी क्विज़ में कम्युनिटी में डालती हूँ ना, आप लोग उसका आंसर दिया कीजिए। नहीं पता है तो बुक में पढ़िए, ढूंढिए, आंसर दीजिए मुझे। तो आप लोगों का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी होती जाएगी, मुझे भी समझ आएगा कि आप लोगों को समझ आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो निक्सन जब थे ना वियतनाम युद्ध के समय राष्ट्रपति, तब मतलब वियतनामी युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। ठीक है, इसके ऊपर एक टिप्पणी भी आप लोग अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। टिप्पणी भी पूछा जाता है कि जेनेवा समझौता क्या था, क्यों हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। क्वेश्चन नंबर 6, हिंद चीन में कौन कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो वियतनाम तो था, लाओस भी था और कंबोडिया भी था। तो कौन सा देश शामिल नहीं था? चीन। तो इन तीनों को मिलाकर ही तो हिंद चीन कहा जाता था। मैंने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले भी बताया आप लोगों को कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को तीनों को मिलाकर हिंद चीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन चीन यहाँ पे शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन शामिल नहीं था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंगकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कि अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो कंबोडिया में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली जो थे वो हिंद चीन में आने वाले पहले व्यापारी थे। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता है। देखिए, अगर आप लोगों ने सोशल साइंस का मॉडल पेपर देखा होगा, 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो मॉडल पेपर का चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो मॉडल पेपर के सामने में ये क्वेश्चन था कि कोलोन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा पलट के दिया गया था और वो भी ऑब्जेक्टिव की तरह ही पूछा गया था कि कोलोन से आप लोग क्या समझते हैं। तो उसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं अब कि वियतनाम में जो फ्रांसीसी नागरिक रहते थे, आम नागरिक रहते थे, उन्हें कोलोन कहा जाता था। तो इस हिसाब से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, कितने मायने रखते हैं आप लोगों के मार्क्स के लिए, आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो पूरा वीडियो देखो और नोट बनाओ और याद रखो सारे क्वेश्चन। हाँ, मैंने ऐसे ही नहीं बनाया वीडियो, आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए बनाया है। सो देखो, बेनिफिट उठाओ। क्वेश्चन नंबर 11, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? शायद ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। ठीक है, कंबोडिया में है। क्वेश्चन नंबर 13, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल, देखिए टोंकिन फ्री स्कूल के ऊपर भी टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर भी टिप्पणी आ सकता है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। आप लोग एक जगह नोट कर लो टिप्पणी और नोट बनाते बनाते याद करते जाओ। तो टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी। देखिए, सोशल साइंस और इसमें सबसे जो मेन सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है होता है आप लोगों का हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को कभी भी याद मत करो, एक तो हिस्ट्री को पढ़ो, 1-2 बार पढ़ो, किसी भी चैप्टर को, किसी भी अध्याय को पढ़ो 1-2 बार, और उसको कहानी की तरह याद रखो कि ये वाला घटना पहले हुआ, फिर दूसरी घटना इसके बाद, फिर तीसरी घटना इसके बाद, फिर चौथी घटना इसके बाद। अगर ऐसे कहानी बना के याद रखते हो ना, तो कभी आप ज़िंदगी में किसी भी हिस्ट्री के चैप्टर को नहीं भूलोगे। हिस्ट्री को हमेशा ऐसे पढ़ना चाहिए। आप लोग रट्टा मार के याद करते हो, ये बहुत बुरी बात होती है। मैंने काफ़ियों को देखा है कि लोग हिस्ट्री में कौन सा शासक कब मरा, किसका कब जन्म हुआ, रट्टा मार के याद रखने की कोशिश करते हैं। फिर कौन सा शासक पहले आया, उसके बाद कौन सा शासक आया। तो ऐसे रट्टा मार के किसी भी चीज़ को ज़िंदगी भर के लिए याद रखना बहुत नामुमकिन है, मुश्किल काम है। तो समझो चीज़ को, फिर अपने माइंड में कहानी बनाओ, ये घटना पहले हुई, ये घटना दूसरे बाद में हुई, फिर जो है आप लोग याद रख पाओगे, है, ठीक है। चलिए, अध्याय नंबर 3 भी खत्म होता है हमारे साथ। इंडो चाइना में उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, अध्याय नंबर 3 खत्म होता है। अब बारी है अध्याय नंबर 3, भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद, सबसे पहले हमने पढ़ा चाइना, फिर इंडो चाइना के बारे में कि वहाँ पे रूस की क्रांति आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो सबसे पहले वहाँ पे क्रांति हुई, लोगों के मन में वहाँ की क्रांति के विचारपन पे, आज़ादी, स्वतंत्रता, ये जैसे शब्द उनके मन में उभरे। फिर वहाँ से हम लोग के देश में आया था भारत में क्रांति का दौर, भारत में राष्ट्रीयवाद। भारत में सबसे पहला जन क्रांति कब हुई थी? आप लोगों को अगर नहीं पता तो देख लो, 1857 में। 1857 में आप लोग अगर बाद में जाके 10th के बाद अगर आप लोग 12 में जाके पढ़ते हो तो 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग पढ़ोगे, बहुत डीपली पढ़ोगे, बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग वाला आप लोगों के लिए अध्याय रहेगा 1857 की क्रांति। तो यहाँ से आप लोग याद रखो कि 1857 की क्रांति सबसे पहली क्रांति थी। फिर जब 1915 में गांधी जी वापस लौटे, फिर उन्होंने चंपारण आंदोलन 1917 से शुरुआत की। तो फिर उन्होंने बहुत सारे आंदोलन छेड़े, लेकिन सबसे पहला आंदोलन जो था वो 1857 की क्रांति थी, ठीक है। चलिए, अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, मैं थोड़े से चीज़ें आप लोगों का आउट ऑफ सिलेबस भी बताती हूँ ताकि आप लोगों को जानने को मिले, है ना। आप लोग बिल्कुल ही किताबी मत हो जाना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो किताबों को और जो जेनरिक आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए, नैतिक जो विचार होने चाहिए, वो भी पनपना बहुत ज़रूरी है। किताबी ज्ञान लेने से ही हमारा काम नहीं बनेगा जीवन में, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, अध्याय नंबर 4 का। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी, यानी जिसे हम राष्ट्रपिता बापू के नाम से जानते हैं, उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना रची थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? तो 1924 में इसका समापन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। तो देखिए, अब मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं जोड़े हैं इस अध्याय नंबर 4 में। तो आप लोगों को जैसे कि कुछ आंदोलन है, आंदोलन एक बार मैं बताती हूँ। असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, नमक यात्रा, जितने भी आंदोलन आप लोगों को मेन टॉपिक है ना, उनकी शुरुआत कब हुई, ये वाले जो डेट्स हैं आप लोगों को याद रखने हैं। मैंने सोचा ही था कि ये मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगी। यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं जोड़ लेती तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते और आप लोगों को लगने लगता कि यार इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में आते, तो मैंने सोचा था कि जितने भी आंदोलन हैं उनके शुरुआती डेट आप लोगों को याद रखने थे कि कब शुरुआत हुई और किसने शुरुआत की और वो आंदोलन असल में क्या था, उसके ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइक उसकी शुरुआत कब हुई और उसके संस्थापक यानी किसने शुरू किया था वो आंदोलन, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो कब और किसने की? तो 1925 केबी हेडगेवर ने इसकी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 6, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये काफी साहित्यिक इंसान थे। क्वेश्चन नंबर 7, तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था किसानों पर। किसके पर? किसानों पर। जितने भी तभी अत्याचार हुआ करते थे तभी सब किसानों के ऊपर ही हुआ करते थे। बड़े बड़े उद्योगपति तो उनका शोषक थे और शोषण किसानों का, श्रमिकों का, जो निम्न वर्ग के लोग थे उनका हुआ करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया अस्थायी सरकार के तौर पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महेंद्र प्रताप को। महेंद्र प्रताप को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबसे पहले हम लोग उसके नाम के आगे सरदार जोड़ते हैं ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार जो है वो उनकी उपाधि है, उनका नाम नहीं था, उपाधि था। तो उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन के दौरान उन्हें ये उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आप लोगों को पता होगा हंटर समिति का गठन हुआ था। तो अच्छा, अगर आप लोग, मैंने सोचा था और एक वीडियो में भी कहा था कि अगर आप लोगों को गांधी युग के ऊपर एक वीडियो चाहिए ना कि गांधी कब आए, फिर उन्होंने कौन सा आंदोलन पहले छेड़ा, फिर बाद में छेड़ा, वो आंदोलन क्या था, अगर आप लोग ऐसा वीडियो चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि गांधी युग के ऊपर दीदी आप एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगी। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रमैया विद्रोह कब हुआ? तो रमैया विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। एक मिनट, रमैया विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? आप लोगों के लिए बहुत इजी सा क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसके पहले क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट जारी किया गया था। इसके ऊपर भी वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लेना, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 लाहौर। और लाहौर में जो है वो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर में, ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? बहुत इजी सा क्वेश्चन, एम.एन. राय ने। ठीक है, एम.एन. राय ने। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसका नेतृत्व किया था? मोपाला विद्रोह का। किसका विद्रोह किया था, मतलब नेतृत्व किया था किस विद्रोह का? तो मोपाला विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने किया था, अली मुसालियर ने। अब चलिए अध्याय नंबर 5, अर्थव्यवस्था और आजीविका यानी औद्योगिकरण का युग। देखिए ये वाला चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल भारत के राष्ट्रवाद के बाद पढ़ने को मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था और आजीविका यानी औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग भारत में कब आया था? जब भारत की आज़ादी हो गई थी 1947, यानी आप लोगों को
1950, लगभग 1950 और 1950 के बाद का समय भारत में स्थिति कैसी थी, उन तत्कालीन समय में क्या क्या बदलाव आए। औद्योगिकरण का युग हुआ, भारत में खेती की व्यवस्था जो थी वो काफ़ी अलग होती दिखाई दे रही थी। अर्थव्यवस्था क्या थी, अर्थव्यवस्था धीमी थी, तेज थी, गिरावट आ रही थी, विकास हो रही थी, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। कब के देखने को मिलेंगी, किस समय के दौरान के देखने को मिलेंगी, 1950 और 1950 के बाद का। तो शहरों की स्थिति क्या थी, गांव की स्थिति क्या थी, अर्थव्यवस्था कहाँ कितनी क्या थी, ये चीज़ें आप लोगों को इस अध्याय में देखने को मिली होंगी। अर्थव्यवस्था, आजीविका और औद्योगिकरण का युग। ठीक है, अध्याय नंबर 5। अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। ठीक है, देखिए कपड़ा मिल, उद्योग, ये सब चीज़ें भी देखने को मिली होंगी। तो सबसे पहला कपड़ा मिल कब खुला था, 1853 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि सूती कपड़ा मिल कब खुला, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया। क्वेश्चन को मैं बार बार दोहरा रही हूँ इसी वजह से, ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए। और आप लोगों को शायद ये स्क्रीन थोड़ा सा कट गया होगा, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को दोहरा देती हूँ। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया, तो जमशेदपुर में। जमशेदपुर फिलहाल कहाँ है, झारखंड में। जी बिल्कुल, झारखंड में है जमशेदपुर, जहाँ पे जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात का उद्योग जो है, संयंत्र जो है, वहाँ स्थापित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 1928 के ग्राइपवतार के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। किसका चित्र अंकित था, तो विद्या देवी सरस्वती का। एडवर्टाइजमेंट का जमाना आ चुका था, तो विद्या देवी सरस्वती का। ठीक है, फिर बात करते हैं 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे, तो किसके चित्र छपे होते थे, महाराजा रंजीत सिंह के। फिलहाल देखिए अभी क्या होता है कि हमारे जो टीवी एक्ट्रेस होते हैं वो ज़्यादातर उनके ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनके आप लोगों को फेसेस उनको देखने को मिल जाएगा अभी के ज़माने में। लेकिन तभी राजा महाराजा के चित्र लगाए जाते थे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। देखिए कितना दौर का फ़र्क आ चुका है अब हमारे यहाँ पे। तो सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया। देखिए कहाँ खोला गया, तो बम्बई में। बम्बई में सबसे पहला कपड़ा मिल खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। देखिए क्रांति, औद्योगिक क्रांति में फर्क है। खेती की क्रांति भी होती है, औद्योगिक क्रांति भी होती है, फर्क याद रखना है आप लोगों को कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग में आरंभ हुई, तो किस उद्योग में आरंभ हुई, वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई। और कहाँ से शुरुआत हुई, किस देश से शुरुआत हुई, तो इंग्लैंड से। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, ये एक मशीन था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। अब देखिए इसके ऊपर ना टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाता है कि स्पिनिंग जेनी कैसा मशीन था, क्या था, किसने आविष्कार किया था, कब हुआ था और है क्या। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हार्ग्विस ने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, तो वैज्ञानिक आविष्कार। तो कौन नहीं था, तो धर्म सुधार आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। औद्योगिक क्रांति के होने ना होने से धर्म सुधार आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है, तो उसका सही आंसर हो जाता है धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो बंगाल में। बंगाल में जो है, बंगाल जो है वो मैदानी इलाका है। बंगाल में जो है काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है,
क्योंकि वो गंगा वाला इलाका है, गंगा जो है वो अच्छी होती है काली मिट्टी के लिए, जलोढ़ मृदा के लिए। तो वहाँ पे सबसे पहले जूट का मिल स्थापित किया गया था। जूट की खेती बहुत अच्छी होती है बंगाल में, क्योंकि वहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? यानी जो सबसे पहले देश के टाटा आयरन के ऊपर जो फैक्ट्री खोली गई थी, किसने खोली थी? टाटा आयरन, टाटा जी ने जो खोली थी। तो उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 में। 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाज ये एक वर्ड है, ठीक है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि पहली जूट मिल कहाँ खोली गई थी? बंगाल में। बंगाल, अब शहर की बात की गई थी कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में है, और मैंने कारण भी बताया आप लोगों को कि वहाँ पे काली मृदा अच्छी पाई जाती है, जिसकी वजह से जूट का उत्पादन भी बहुत अच्छे से हो पाता है वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 15, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने जो है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। तो ये आप लोगों का अध्याय नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। इसके ऑब्जेक्टिव रैंकिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ साथ। तो अब बारी आती है अध्याय 6 की। अध्याय 6 की वीडियो अगर अच्छी लगी तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ज़रूरी होता है, तभी मुझे समझ में आएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही या नहीं। अध्याय नंबर 6 क्या है? इसका शीर्षक टॉपिक क्या है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। जब देखिए लोगों को आज़ादी मिली, सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद आया, आज़ादी मिली। दूसरे चरण में क्या हुआ? अर्थव्यवस्था सुधरी, फैक्ट्री खोली। तो जब इंसान कमा लेता है, थोड़ा बहुत कमा लेता है, डेवलप कर लेता है, तो जितने भी लोग हैं, कुछ लोग तो कमाने के लिए शहर की तरफ जाने लगे, और जिन लोगों ने कमाना शुरू कर दिया था उनके जीवन में बदलाव होने लगा था, तो वो शहर की तरफ प्रवास करने लगे। तो उनका जीवन शहरीकरण होने लगा। सारा लोगों का जीवन शहरीकरण होने लगा, शहरी जीवन होने लगा। जीवन की क्या स्थिति थी उस दौरान, काम कैसा था, लोग आराम कैसे करते थे, इन सब के ऊपर इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे या फिर पढ़ लिए होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभावी क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है शहरी लोगों के ऊपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन ने किस राजा ने बम्बई को दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने। बहुत ही इसके पीछे ना छोटी सी कहानी है, वो छोटी सी कहानी कभी मैं और बताऊंगी, अभी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, बॉम्बे किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। बॉम्बे किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1819 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
4. दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? किस फिल्म का निर्माण किया? तो राजा हरिश्चंद्र बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी उस दौरान। दादा साहेब फाल्के ने जो है उसको डायरेक्ट किया था राजा हरिश्चंद्र फिल्म के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत जो थी वो लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? एंड्रयू मियर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 7, संघमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? संघमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? तो कहाँ चलाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लंदन में। इसका सही जवाब हो जाएगा लंदन में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हार्डवर्स ने। एबेनेजर हार्डवर्स ने इसकी स्थापना, इसका प्लान लाया था। अब लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1830 में। क्वेश्चन नंबर 10, वैरन हॉस्मॉन कौन थे? वैरन हॉस्मॉन कौन थे? तो सिया की प्रीफेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी थी, तो आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को ग्रहण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शहरीकरण के अंदर। शहरीकरण के अंदर इस चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिला होगा कि काम कहाँ होता था? बिल्कुल शहर के बाहर होता था। शहर के बाहर लोग काम करने जाते थे। ट्रेन बनाया गया था, भूमिगत रेलवे यानी जिसे हम मेट्रो कहते हैं उसका स्थापना हुआ था। लोग कैसे अपने काम तक पहुंचते थे, लोग कैसे अपने घर तक पहुंचते थे, सड़क कैसे बनाए जाते थे, इस सब के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था? स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था? तो संपत्ति का। इसका सही जवाब हो जाएगा संपत्ति का। 13 नंबर, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? 1807 में। तो पूंजीपति, क्वेश्चन नंबर 14, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो क्या क्या ऑप्शन है? श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग, ये सभी। तो देखिए सबसे पहले तो श्रमिकों का शोषण पूंजीपति बहुत करते थे, है ना। श्रमिकों का शोषण पूंजीपति बहुत करते थे। मध्य वर्गों का कभी उन्होंने बहुत शोषण किया, कृषक का भी करते। तो इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, यानी इन तीनों का शोषण भरपूर किया जाता था, ठीक है, पूंजीपतियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। तो आप लोगों ने ग्राम घूमा होगा, कई लोग ग्राम से होंगे, कई लोग शहर से होंगे। तो ग्राम में जो जनसंख्या है वो ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। ग्राम में जनसंख्या काफ़ी खुली इलाके होती है, तो ग्राम में जनसंख्या का प्रभाव आप लोगों को इतना देखने को नहीं मिलेगा जितना आप लोगों को महानगर, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए बिहार, तो बिहार में सबसे बड़ा शहर क्या हो गया? पटना हो गया। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है। फिर आप लोग पूछ सकते हैं क्यों अधिक होती है? तो वहाँ पे लोग लोग रोजगार के वजह से जाते हैं कि बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री हैं तो हमें रोजगार मिल जाएगा, तो किसान पहुँचते हैं। कई लोग पढ़ने
हमें उच्च शिक्षा चाहिए, तो उच्च शिक्षा के कारण कई लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे करते करते महानगरों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ ख़त्म होता है। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट वाले हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने नोट बना रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 7 और शुरू करते हैं। शीर्षक है व्यापार और भूमंडलीकरण। इसकी शुरुआत करते हैं। तो इस अध्याय में आप लोगों ने देखा होगा तत्कालीन समय में व्यापार की क्या स्थिति थी। दो देशों के बीच जब व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण आप लोगों ने देखा होगा वैश्वीकरण यानी बाजार का एकीकरण हुआ होगा। इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव था, इससे ग्राहकों को क्या सुविधाएं हुई होगी, इस चीज़ के ऊपर भी आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन टॉपिक देखने को मिले होंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। होसे मेला एक प्रकार का है होसे, तो होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो त्रिनिदाद में किया जाता है होसे मेला का आयोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था हमारे देश में, तो हमारे देश से कौन से देश में भेजती थी, तो चीन में भेजती थी। ठीक है, चीन में सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता था अफीम का। क्वेश्चन नंबर 3, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। बृहत उत्पादन, तो कहाँ शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से जो है बृहत उत्पादन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है, बहुत ही इजी सवाल, डॉलर। अमेरिकी मुद्रा डॉलर, जैसा कि हमारे मुद्रा का क्या नाम है, रुपया, फिर बांग्लादेश का टाका, तो उसी तरह अमेरिकी मुद्रा का नाम है डॉलर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में मिस्र का निवासी कौन था। तो डलहौजी तो नहीं था। सिकंदर, जी बिल्कुल सिकंदर था। तो मिस्र का निवासी कौन था, सिकंदर था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है रेशम मार्ग कहाँ होता था। देखिए रेशम मार्ग जो है इसके ऊपर भी काफ़ी सारी टिप्पणियाँ लिखने के लिए कहा जाता है। रेशम मार्ग क्या था, कहाँ उपस्थित था, इसकी गुरुत्वपूर्ण क्यों थी रेशम मार्ग की, इसके ऊपर भी टिप्पणियाँ पूछा जाता है। तो आप लोग एक नोट बना के याद कर लेना। रेशम मार्ग कहाँ था, तो रेशम मार्ग जो है वो चीन में उपस्थित था। इसका ज़्यादातर हिस्सा चीन में था। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पास्ता सिसिली यानी इटली में किनके द्वारा ले जाया गया। पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही आंसर हो जाएगा अरबों द्वारा इटली में पास्ता सिसिली ले जाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, आलू अकाल किस देश में हुआ था। आलू अकाल, देखिए आलू अकाल अब किस देश में हुआ था, तो आयरलैंड में हुआ था। आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉर्न लॉ के ऊपर भी टिप्पणी पूछा जाता है। कॉर्न लॉ, ठीक है, कॉर्न लॉ ये एक प्रकार का कानून था। तो कॉर्न लॉ कहाँ पारित किया गया था, तो ब्रिटेन में जो है कॉर्न लॉ पारित किया गया था। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। भारत में केनाल कॉलोनी कहाँ बनाई गई थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब में केनाल कॉलोनी बनाई गई थी।
क्वेश्चन नंबर 11, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशकों में हुई थी? वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण यानी विश्व के बाजारों का एकीकरण होना कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1990 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1990 के स्टार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 12, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो है क्या क्या ऑप्शन में है देखिए। गिरमिटिया जो अनिबंधित मजदूर को क्या क्या ऑप्शन में है वो मैं समझा रही हूँ। मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को या अंग्रेजों को। तो गिरमिटिया जो है वो मजदूरों को कहा जाता था और ऐसा भी कहा जाता था कि ये गिरमिटिया मजदूर हैं। ठीक है, जो दैनिक मजदूर होते हैं उनको बेसिकली गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है मोटे तौर पर। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ये वाला क्वेश्चन आप लोग लिख के ले लीजिए, बहुत एकदम बिल्कुल आएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर टिप्पणी पूछा जाता है और G77 इस क्वेश्चन से संबंधित मुझे क्वेश्चन याद आ गया कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से, पश्चिमी बिहार से गिरमिटिया मजदूर को भेजे जाने का काम होता था। जैसे कि दासी प्रथा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो गिरमिटिया मजदूर को ऐसा कहा जाता था कि आप लोग जाके काम कीजिए किसी और क्षेत्र में और आप लोगों को कुछ सालों बाद काम करवा के आप लोगों को अपने घर भेज दिया जाएगा। कुछ सालों बाद आप लोगों को काम करके अपने घर भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था कि अगर एक किसान या फिर एक मजदूर किसी क्षेत्र में पहुंच गया तो उनको एकदम सालों साल काम करवाया ही जाता था। दासी प्रथा के टाइप ऐसा एक उन लोगों का व्यवस्था था ब्रिटिशर्स का। उनके द्वारा वो काफ़ी लोगों को, ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी मजदूरों को, किसानों को काफ़ी परेशान करते थे, शोषण किया करते थे, ऐसा वो लोग बेवकूफ़ बनाकर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो था वो यूनान से आया था, यूनान से वो जीतने आया था। तो सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो मिस्र का निवासी था। तो देखिए ये जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 था, व्यापार और भूमंडलीकरण, चैप्टर नंबर 7 से भी हम लोगों ने लगभग 15 क्वेश्चन देख लिए। 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रैंक करते हैं, हमेशा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वैसे सारे क्वेश्चन हमने देख लिया है। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी चाहिए, मैं तो लाने ही वाली हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को किसी को भी लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, तो मुझे ये सब्जेक्ट के नोट्स वीडियोज़ जल्दी चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा अब लास्ट अध्याय, अंतिम अध्याय, जो अध्याय नंबर 8 है, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। ये जो आप लोगों का चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर प्रेस यानी प्रिंटिंग प्रेस, फिर उस देश की संस्कृति, राष्ट्रवाद और यही सब के ऊपर, और ज़्यादातर साहित्य के ऊपर, जैसा कि उड़ीसा साहित्य आप लोगों ने पढ़ा होगा। उड़ीसा साहित्य, उड़ीसा साहित्य में कौन सा लेखक था, सबसे पहला उपन्यास उड़िया उपन्यास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। साहित्य, उपन्यास, संस्कृति, प्रेस प्रिंटिंग का काम, मशीनी काम, किस तरह से छपाई होती थी अखबारों की, किस तरह से छापे जाते थे, किस तरह से बांधनी बांधी जाती थी किताबों की, है ना। ये सब के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था। तो लॉर्ड लिंटन का जब समय था, जब शासन व्यवस्था वो कर रहे थे, मतलब जब सत्ता में वो थे, तभी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि इस चैप्टर में आप लोगों को कई सारे उपन्यास के बारे में जानकारी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था? तो चार्ल्स डिकेंस ने पिकविक पेपर्स उपन्यास लिखा था। उपन्यास यानी जो बड़े बड़े कहानियाँ होते हैं, लघु कहानियाँ होते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में नोवेल्स कहते हैं, तो तभी उस टाइम पे यानी हिंदी में नोवेल्स को उपन्यास कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? देखिए मैंने पहले ही कहा उपन्यास के बारे में ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उड़िया उपन्यास के ऊपर भी टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो यमुना पर्यटन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? ये बंगाल के बहुत बड़े लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके उपन्यास, इसकी कहानियाँ आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो बंकिम चंद्र का पहला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी। उसका पहला, बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास था दुर्गेश दर्शनी। बंगाल गजट, देखिए बंगाल गजट क्या है? तो बंगाल गजट जो है ये एक समाचार पत्र है। बंगाल का सबसे पहला समाचार पत्र जो है वो बंगाल गजट है। देश का सबसे पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 6, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? छपाई यानी अखबार की छपाई, पेपर की छपाई, प्रिंटिंग प्रेस का काम सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था सबसे पहले छपाई का काम शुरू। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से याद रखना बहुत आते हैं। छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई थी, पहला उपन्यास कौन सा था, इसका उपन्यास कौन सा था, नेपाली उपन्यास कौन सा था, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, छापा खाना का आविष्कार किसने किया? तो छापा खाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। ये वाला क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा, आप लोग लिख के ले लेना। तो क्वेश्चन को याद रखो, छापा खाना का आविष्कार, एक मिनट, छापा खाना का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? कहाँ प्रकाशित हुआ था? इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तो फिर है भारत में पहला छापाखाना किस लोगों ने लगाया? मतलब किन लोगों ने लगाया, मतलब पहला छापाखाना का संस्थापक कौन थे भारत में? तो पुर्तगाली जब आए व्यापार करने के माध्यम से, मतलब व्यापार करने के लिए, विकसित करने के लिए, तब उन्होंने सबसे पहला छापाखाना का उद्योग लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन में क्या क्या है? काशी बाबा, श्रीनिवास दास, ज्योतिबाबाई फूले। उनका नाम, पूरा नाम है ज्योतिबा फूले लिखा हुआ है, उनका नाम होता है ज्योतिबाबाई फूले। और ऑप्शन डी है चंदू मेमन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फूले, यानी ज्योतिबाबाई फूले किसके लेखक थे? तो गुलामगिरी के लेखक थे। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग के ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा ना। तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था भाई? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण संस्कृति भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पैसे कैसे बनाए जाते थे, किस हिसाब से बनाए जाते थे, मुद्रण संस्कृति के ऊपर भी टॉपिक देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो मुद्रण संस्कृति का सबसे पहले विकास जो है वो चीन में हुआ था। देखिए चीन जो था ना, वो पहले से ही काफ़ी विकसित था किसी भी मामले में, संस्कृति के मामले में, साहित्य के मामले में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मशीनी दृष्टिकोण से, बहुत सभी मामले में लगभग वो हमेशा से ही एक उभरता हुआ देश था, एक विकसित होता हुआ देश था चीन। ठीक है, अभी भी है।
क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी हो जाती है। एनसीईआरटी में देखिए एक लाइन का काफ़ी सारा मतलब, काफ़ी सारा उसके पीछे का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक दृष्टिकोण आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि यार हम तो अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आप लोगों की गलत सोच है। आप एनसीईआरटी किताब को पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोगों को इतिहास का टॉपिक, उसके साथ साथ उसकी राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अब राजनीतिक स्थिति यानी सिविक्स पढ़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, भौगोलिक स्थिति यानी भूगोल पढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ की तैयारी हो जाती है। तो चीज़ों को समझना होगा, रट्टा मारने से कुछ काम नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रारंभ फिरोज शाह मेहता ने किया था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने किया था। अच्छा, इस क्वेश्चन के पहले जो पहला वाला क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो क्या इसका सही जवाब था? यंग इंडिया। तो देखिए, जब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक टॉपिक कहना चाहूँगी जो आप लोगों के बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी कहना चाहूँगी, सुनिए। तो जब महात्मा गांधी यहाँ पे आए थे तो सिर्फ उन्होंने आंदोलन ही नहीं चलाया था। चंपारण आंदोलन सबसे पहला आंदोलन था वहाँ का, मतलब सॉरी हमारे देश का, जब गांधी जी आए थे, गांधी जी द्वारा, तो सिर्फ आंदोलन ही नहीं किया करते थे, वो उन्होंने काफ़ी लेखन कार्य भी किया था। वो पत्रिकाओं में लिखने का काम, अखबारों में लिखने का काम, संपादन का भी काम करते थे। यह काफ़ी लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब आगे अब जब पढ़ेंगे डीपली इन चीज़ों को, तब आपको पता चलेगा। आप गांधी जी के ऊपर जीवनियाँ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जितने भी हमारे जो क्रांतिकारी लोग रहे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में मदद की, लाइक महात्मा गांधी, फिर सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, तो इन लोगों के ऊपर आप लोग थोड़ी थोड़ी जीवनियाँ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में जो है काफ़ी मदद मिल सके, ठीक है। तो गांधी जी ने तब पत्रिकाओं में लिखने का काम भी बहुत जोरों शोरों से किया था। ये चीज़ बहुतों को पता नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ तो समझ लीजिए। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि बंगाल गजट जो है वो सबसे पहला समाचार पत्र था वेस्ट बंगाल के लिए, और पूरे देश के लिए ही बंगाल गजट जो था वो सबसे पहला समाचार पत्र था, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 और पूरा चैप्टर, मतलब पूरा बुक आप लोगों का कवर हो जाता है। यहाँ से हमने टोटल यहाँ पे 8 के 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को सब क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियोज़ इससे रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड, जैसे कि नमक यात्रा, इन सब के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं विथ नोट्स के साथ मैंने वीडियोस बनाती हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से प्रिपरेशन आप लोगों को करवा सकूँ। तो नोट्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे आप लोगों को, और नोट्स मैं अवेलेबल करवाती हूँ आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके देखिए, ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करना ना करना आप लोगों की मर्जी, लेकिन नोट्स वहाँ से आप लोग ले लेना, फिर ज्वाइन करना ना होना आप लोग देख लेना। और इंस्टा का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड बस आज के लिए इतना ही।